जब बिहार के परिप्रेक्ष्य में रंगमंच और रंगकर्मी की बात उठती है तो अनायास ही रंगकर्मी सुधीर कुमार का नाम युवा पर आ जाता है, जिन्होंने अपनी नाट्य संस्था संरचना के माध्यम से नाटक को एक नई दिशा दी, एक पहचान दिलाई और काफ़ी चर्चा में आए। इस कारण आज नाटक क्या है, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब मुद्दों की पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं। मैं प्रमोद नारायण मिश्र बिहारी लाल चैनल के लिए इनका स्वागत करते हैं। सुधीर जी, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि नाटक के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ? देखिए मिश्रा जी, 1984 में मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की मारवाड़ी हाई स्कूल मुजफ्फरपुर से, और उस समय से ही नाटक के प्रति रुचि जगी। एक लड़का मालीघाट का हुआ करता था, रामाशंकर चौहान। सच पूछिए तो उसने ही नाटक के बीज हम लोगों के अंदर रोप दिए। और मेरा एक और बात मानना है कि यह किसी भी कला विधा, नाटक हो, गीत संगीत हो या चित्रकला हो, कला का कोई भी विधा हो, अगर किसी व्यक्ति में समय के साथ वो निकलता है, इसका मतलब ये ईश्वरीय तत्व है जो ईश्वर ने उसके अंदर में डाला है। अब एक रह गई बात कि उसको निकलने का एक उचित अवसर और उसको मार्जने और निखारने का काम जाहिर है कि जो संस्था इससे जुड़ी हुई है वो संस्था करती है, फिर डायरेक्टर करते हैं या जो मार्गदर्शक होते हैं नाटक को कराने वाले वो करते हैं। अगर किसी के अंदर भी एक कला तत्व नहीं है, नाटक का तत्व नहीं है, तो वो कभी भी नाटक या अभिनय नहीं कर सकता है। उस समय से मैं इससे जुड़ा, एक माध्यम के रूप में रामाशंकर जैसे मित्र मिल गए, और उसी वक्त से 84 से ही हिंदी में नवगीत के प्रवर्तक कवि राजेंद्र प्रसाद सिंह, विमल विश्वास, डॉक्टर शेखर शंकर मिश्र जैसे लोग जिन्होंने हमसे पहले काफ़ी नाटक किए हैं, इन लोगों की संगति मिली, इनका आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, तो धीरे धीरे इस नाट्य कला के प्रति हमारी भूमिका बढ़ती चली गई। हम फिर करते चले गए, यात्रा एक तरह से शुरू हो गई। आज 34-35 वर्ष हो गए। मैं शिक्षा विभाग कुढ़नी मुजफ्फरपुर में हूँ। इसके बावजूद हर परिस्थिति में कहीं न कहीं रंगमंच नाटक को जीवित रखने का प्रयास करता हूँ। मतलब यह है सुधीर जी कि आपने कहीं से विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया, अपनी मेहनत और लोगों के डायरेक्शन से आपने नाट्य कला को अपने अंदर आत्मसात किया और आगे बढ़े। ठीक है, अब यह बात सामने आती है कि आपने संरचना नाट्य संस्था कब स्थापित किया और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, स्कूलिंग की ज़रूरत तो किसी भी कला विधा को निखारने के लिए होती है जब हम विधिवत रूप से एक संगठित रूप से किसी काम को करें। तो 1984 में मैट्रिकुलेशन के बाद यत्र तत्र विभिन्न लोगों के साथ मिलके रंगमंच नाटक करता रहा। 1987 में 87 में मुझे लगा कि नहीं, मेरे पीछे और बहुत अच्छे अच्छे सीनियर लोग थे, उन लोगों ने भी प्रेरित किया कि एक संगठन के रूप में स्थापित करके इसको विधिवत किया जाए, एक बैनर तले। तो संरचना आर्ट थिएटर नाम से हम लोगों ने संस्था स्थापित की, और तब से आज तक हम लोगों की रंग यात्रा हर परिस्थिति में, हर काल में, चाहे जिस कैपेसिटी में रहे, चल रही है और गतिशील है। सुधीर जी, आप भी अनुभव किए होंगे कि लड़कों अभिनेता तो मिलते रहे होंगे, लेकिन अभिनेत्रियों की खोज में आपको बहुत परेशानी होती होगी, तो आप कैसे मैनेज करते रहे? देखिए, शहर के परिवेश में और गांव के परिवेश में अंतर है। गांव में आज भी नौटंकी शैली वो भी एक शैली है, उसमें जो नाटक होते हैं, तो आज भी ग्रामीण क्षेत्र में किसी खास अवसर पे दशहरा हो, छठ हो, उस पर नाटक होते हैं, तो नारी पात्र वहाँ बहुत कठिन आज भी है। तो लड़के या पुरुष जो हैं वो नारी पात्र के रूप में और नारी कैरेक्टर के रूप में वो काम करते हैं। लेकिन कमोबेश मुजफ्फरपुर शहर कम से कम हम लोग के नाटक शुरू करने से लेकर के या उस प्रारंभ काल से
कम से कम ये समस्या हम लोग को नहीं मिली। और हमने बहुत सारे स्त्री पात्र को लेकर के नाटक किए, लड़कियां मिली, अच्छे घर की लड़कियां मिली। देखिए सवाल एक सर यह है मिश्रा जी कि हम वातावरण कैसा देते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। और संरचना आर्ट थिएटर में हमारा तो पूरा परिवार है। पत्नी भी बिहार के बहुत बड़े रंगकर्मी आरपी तरुण कालिदास रंगालय के संस्थापक महासचिव, उनकी भांजी है। तो एक तरफ से मेरा विवाह भी रंगमंच के परिवार से जुड़े परिवार में हुआ, तो उनका भी सहयोग मिला, बच्चों में भी वो संस्कार हमने डाला। तो हम अपनी संस्था में एक पारिवारिक वातावरण माहौल देते हैं। तो किसी भी परिवार की लड़कियां हो या महिला हो, कई शॉर्ट फिल्म हम लोगों ने किए हैं, इजीली जिस नारी पात्र की ज़रूरत जिस एज ग्रुप की होती है हमको मिल जाती है, हम कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी धर्मपत्नी आपके नाट्य कर्म में बहुत सहयोगी रही। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये नहीं रहती तो आपकी गतिविधि थोड़ी रुकती। देखिए शादी के बाद एक आदमी के जीवन का दूसरा चैप्टर शुरू होता है। अब यहीं पे हम भाग्यवादी नहीं हैं। हम जैसे लोग रंगमंच और प्रगतिशील सोच वाले लोग भाग्यवादी नहीं होते हैं, लेकिन किसी न किसी मोर्चे पे भाग्य को मानना पड़ता है। ये मेरा भाग्य और सौभाग्य था कि रंगमंच बैकग्राउंड से, नाटक के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई ये लड़की से मेरी शादी हुई और उनका पूरा सहयोग। अगर ऐसा न होता तो पता नहीं क्या होता, ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कमिटमेंट है। मैं कोशिश करता कि आर्ट एंड कल्चर, ड्रामा, थिएटर से रुचि आप रखें और मुझे सफलता मिलती ही। अब नाटक के संबंध में एक प्रश्न उभरता है कि प्रायः नाटक, नौटंगी, जो भी हो, इस तरह के जो अभिनय के जो कार्यक्रम होते हैं उसको प्राय लोग मनोरंजन के ख्याल से देखते हैं। अब आप यह बताइए कि आम लोगों के लिए नाटक या नौटंगी जो भी मनोरंजन की चीज़ है, आपके समझ से नाटक क्या है? देखिए नाटक को सिर्फ मनोरंजन के दायरे में रखना मुनासिब नहीं होगा। और सच पूछिए तो नाटक जब पब्लिकली जनता के बीच जब नाटक जिस काल में आया, वो तो किसी जनता के पब्लिक के समस्या को लेकर के आया। उसके पहले मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा महान नाटककार जर्मनी के बर्तोल्ट ब्रेख्ट के बारे में। उनके काल से पहले तक नाटक राजघराने, जमींदार और राजाओं के मनोरंजन के लिए हुआ करते थे और लोग वहाँ पे नाटक उनके प्रेक्षागृह में करते थे। राजा, राज परिवार, ये लोग देखते थे। ठीक है। ब्रेख्ट ने पहली बार कुछ मिल मजदूरों को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के नाटक शैली में वो नाटक को उन्होंने किया, सड़क पे किया, पब्लिक के बीच किया। उसी समय से यह माना जाता है कि नाटक लोगों के बीच आया और वो नुक्कड़ शैली के नाटक थी। भारत में इसको अलग अलग क्षेत्र में नाम से जानते हैं। बंगाल में यात्रा के नाम से जानते हैं, हम लोग नुक्कड़ नाटक के रूप में जानते हैं। तो सच पूछिए तो नाटक उसी समय से एक जनता के बीच आया। अब रह गई बात कि नाटक सिर्फ मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन तब थी जब राजघराने तक सीमित थी। नाटक के अब बहुत सारे आयाम हैं। आज देखिए ना, आप सरकारी कार्यालयों में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं जो अपने योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए नाटक को माध्यम बनाते हैं। नाटक सशक्त माध्यम इसलिए भी है कि जितने भी कला विधा हैं उस सब कला विधा में सबसे सर्वोत्तम कला विधा नाटक और रंगमंच को माना गया है। ये दर्शकों से सीधा फेस करता है, संवाद करता है। अगर हम किसी विषय को लेकर, मान लिया जाए कोरोना के बारे में कोई अगर मिसकंसेप्शन लोगों के बीच में है, हमको समझाना है कि नहीं वैक्सीन लेना ज़रूरी है, ये आपके फ़ायदे के लिए, हम अगर एक्ट करके लोगों के बीच में करेंगे तो इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। बशर्ते कि गीत, संगीत, नृत्य के माध्यम से उस बात को बताएं और नाटक के माध्यम से बताएं। एकदम सही कहा आपने। जो बातें विज्ञापन से नहीं होता है वो आमने सामने प्रदर्शन से होता है। अभी आपने नुक्कड़ नाटक की चर्चा की, तो यह बताइए कि पारसी रंगमंच और नुक्कड़ रंगमंच दो है, तो पारसी रंगमंच के अपेक्षा नुक्कड़ नाटक को लोगों ने पसंद क्यों किया?
देखिए, पारसी थिएटर का मुजफ्फरपुर में आगमन हुआ करता था बहुत पहले। तो वो प्रेक्षागृह तक सीमित था। वो मंच पे नाटक करते थे, हॉल में नाटक करते थे, और नुक्कड़ तो लोगों के बीच आया। और सच पूछिए तो नुक्कड़ नाट्य आंदोलन एक तरह से भारत में बंगाल से शुरू हुआ और फिर बिहार। अब उस जमाने में तो बंगाल बंग भंग से पहले तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक ही था, तो उसका प्रभाव पड़ा है। और नुक्कड़ नाटक की शैली, नुक्कड़ नाट्य शैली, ये सबसे प्रचलित शैली है और सबसे प्रभावकारी शैली है। वैसे नाटक की जितनी भी विधाएं हैं, मंचीय नाटक हो, एकल अभिनय हो, मोनो हो, सोलो हो, माइम हो, ओपेरा हो, बैले हो, कोई शैली अपने आप में कम नहीं है, कमतर हम नहीं आंक सकते। सबका एक अपना प्रभाव क्षेत्र है और सबका प्रभाव पब्लिक पर, दर्शक पर, ऑडियंस पर पूरा पूरा पड़ता है। सही आपने कहा। अब जो हम आपसे जानना चाहते हैं वो आपका व्यक्तिगत प्रश्न है, नाटक से परे प्रश्न है। हम जानते हैं कि आप कॉइन कलेक्शन करते हैं, ये आपका शौक़ है, और कई देशों का कॉइन्स आपके पास है। तो यह बताइए कि इसको क्या नाम दिया जाता है और इसकी जो शौक़ आपको कैसे उत्पन्न हुआ? देखिए, किसी भी चीज़ का शौक़ बहुत, जिसको भी होता है, बहुत पहले से होता है। तो जाहिर है कि जब मैं किशोरावस्था में था, युवावस्था में था, हाई स्कूल लेवल में था, तब से ही इन चीज़ों का शौक़ कहीं न कहीं अंदर में थी। मेरी माताजी एक बार यही दीपावली के अवसर पे साफ़ सफाई में बहुत सारे पुराने सिक्के निकले। उन्होंने कहा, रे सुधीर, तू रख ले, तू अच्छा से रखै छे, ये उन्होंने कहा। और मैं उस समय से एक ऑफिशिएटिंग तरीके से मैंने जो संभालना शुरू किया, तो आज मेरे पास 30 से अधिक देशों के कॉइन्स और करेंसी हैं, नोट हैं, और 1 आना, छेदी पैसा, आधा आना, 2 आना, सब मेरे पास ओरिजिनल हैं। आप कभी भी देख सकते हैं। अब चलते चलते हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी इन संगठनों से क्या चाहते हैं कि नाटक का और विकास हो, अभिनय के क्षेत्र में लोग और अधिक आवें? देखिए, शिक्षा विभाग में संगीत शिक्षक के लिए पद है, कला शिक्षक जिसमें पेंटिंग और आर्ट आता है, स्केचिंग, उसके लिए पद है। हम चाहेंगे कि बिहार की सरकार या भारत की सरकार हो, और विद्यालयों में ख़ास तौर पे मिडिल स्कूल से 6 to 8 या 1 to 8 का जो विद्यालय है, वहाँ से संगीत के शिक्षक, अभी तो हाई स्कूल तक है, वहाँ भी बहाली पद सृजित करके बहाल करना चाहिए। और नाट्य कला के शिक्षक को का अलग से पद सृजित करके उस पर बहाली करे, चूँकि यह व्यक्तित्व विकास का सबसे सशक्त कला माना जाता है। कोई बच्चा अगर इंट्रोवर्ट है, कोई बच्चा दब्बू किस्म का है, क्लास में पीछे बैठता है, अगर उसको नाटक की गतिविधि से जोड़ेंगे तो उसका वो झिझक, वो जो कमजोरी है, मनोवैज्ञानिक कमजोरी, वो दूर होगा। और ये करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि NEP 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो परिकल्पना है, जो प्रस्ताव है, उसमें भी आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग और कला संवेदी अधिगम का पूरा उसमें ड्राफ्टिंग किया हुआ मैंने देखा है। और मुझे लगता है कि उसकी सफलता तब होगी देश के स्तर पे, जब नाटक है, जबकि देखिए, नाटक के डिग्री होल्डर बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, उनको नौकरी भी मिलेगी और उनकी कला विधा जिंदा रहेगी, और इससे नाटक भी जिंदा रहेगा। बहुत अच्छा। सुधीर जी, आपने रंगमंच के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। आप अपने रंगमंच यात्रा का बड़ा ढंग से वर्णन किया, आपने हमारे लिए समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी चैनल और संपादक महोदय और जितने भी बिहारी चैनल के टीम है, उस सब के प्रति जो मुझे मौका दिया गया, मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।